हेलो, हाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा ऑल ऑफ स्टूडेंट। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विश्वेंद्र जी के पॉइंट में हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि हमने आपसे कहा था कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए आपके लिए टेस्ट सीरीज शुरू की जाएगी, तो आज आपके लिए आरपीएसटी फर्स्ट ग्रेड जी के फर्स्ट पेपर के लिए यहाँ पर 75 क्वेश्चन आपके लिए रखे गए हैं, जो कि आपके लिए आगामी जो परीक्षा होने वाली है मई और जून के अंतर्गत आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड जी के वाली जो पेपर की, तो आपकी तैयारी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट 75 क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर रखे गए हैं, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, मैथ, रीजनिंग सारे क्वेश्चनों को यहाँ समावेश किया गया है। जैसा कि पेपर आता है उसी आधार पर यहाँ पर आपके लिए मॉडल पेपर रखा गया है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना गुप्त काल में रची गई है? यहाँ पर जितनी भी पुस्तकें दी गई हैं उनमें से गुप्त काल की रचना कौन सी है? व्रत कथा, काव्य मीमांसा, स्वपन वासवदत्ता, चांद्र व्याकरण। तो यहाँ पर गुप्त काल की जो रचना है वो कौन सी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए। आपका फर्स्ट पेपर जीके वाला पेपर का मॉडल टेस्ट पेपर एंड टेस्ट सीरीज चल रही है। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो चांद्र व्याकरण की रचना गुप्त काल में की गई थी। तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गुप्तकालीन पाषाण प्रतिमा नहीं है? यानी गुप्त काल में प्राप्त पाषाण की प्रतिमा यानी मूर्ति नहीं है। देवगढ़ की शेषशाही विष्णु की मूर्ति, सारनाथ की धर्मचक्र प्रवर्तन की मुद्रा, सुल्तानगंज की बुद्ध मूर्ति या उदयपुरी की गुहा बराह मूर्ति। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। गुप्तकालीन पाषाण प्रतिमा नहीं है, यानी गुप्त काल में कौन सी पाषाण प्रतिमा प्राप्त नहीं हुई है? तो वो है सुल्तानगंज की बुद्ध मूर्ति। सी वाला ऑप्शन करेक्ट रहेगा यहाँ पर। ये प्राप्त नहीं हुई है। देवगढ़ का शेषशाही विष्णु की मूर्ति, सारनाथ का धर्मचक्र प्रवर्तन की मुद्रा मूर्ति और उदयपुरी की गुहा भरा मूर्ति, ये तीनों गुप्त काल की हैं, लेकिन सारनाथ सुल्तानगंज की बुद्ध मूर्ति गुप्त काल की नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के लेखक कौन है? यानी 1857 जो 1857 की क्रांति हुई थी उसके ऊपर ये पुस्तक लिखी है। किसने लिखी थी? वीडी सावरकर ने, आर.सी. मजूमदार ने, एस.एन. सेन ने, एस.वी. चौधरी ने। जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए 1857 पुस्तक किसकी रचना है? देखिए, जिस किसी का भी आंसर सी वाला आ रहा है एस.एन. सेन, तो सी वाला ऑप्शन राइट है। एस.एन. सेन जो कि एक सरकारी इतिहासकार थे, तो उन्होंने 1857 नामक पुस्तक लिखी, 1857 की क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इंडिया हाउस की स्थापना कहाँ पर हुई थी? लंदन में हुई थी। ये आपको ध्यान रख लेना है। ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि इंडिया हाउस की स्थापना लंदन में किसने की? तो देखिए, वीडी सावरकर, श्यामजी कृष्ण वर्मा, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। तो जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर क्या रहेगा मेरे प्यारे साथियों? तो निःशुल्क आपके जो टेस्ट सीरीज चल रही है हमारी, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए। आपके लिए हफ्ते में 1 या 2 मॉडल पेपर आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम तक, इसी प्रकार से। और हमारी जो पॉलिटिकल क्लासेस चल रही हैं वो रेगुलरली चलती रहेंगी। साथ साथ हिस्ट्री से संबंधित जो भी क्लासेज हैं, ऑब्जेक्टिव मॉक टेस्ट सीरीज है, वो भी आपको मिलती रहेंगी। तो साथ साथ यहाँ पर सभी निःशुल्क क्लासेज आपके ओनली ऑन यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध रहेंगी। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि प्रत्येक विद्यार्थी हमारी निःशुल्क क्लासेज का फ़ायदा ले सके। आपका सपोर्ट अगर मिलता ही रहेगा हमें, तो हमारा भी हौसला करता है कि आपको बढ़िया से बढ़िया कंटेंट उपलब्ध कराते रहें। जितने छात्र देखेंगे उतना ही हमको भी मज़ा आता है पढ़ाने में, तो इसीलिए अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें। तो देखिए, इंडिया हाउस की स्थापना लंदन में किसके द्वारा की गई थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 1920 के कलकत्ता अधिवेशन, यानी 1920 में जो कलकत्ता का अधिवेशन हुआ था सितंबर 1920 के विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी जी के असहयोग की नीति अपनाने के प्रस्ताव का किसने समर्थन किया? यानी असहयोग आंदोलन 1921 में प्रारंभ हुआ था, तो असहयोग की जो नीति महात्मा गांधी द्वारा अपनाई जा रही थी उसके प्रस्ताव का समर्थन किसने किया था? मदन मोहन मालवीय ने, बिपिन चंद्र पाल ने, मोतीलाल नेहरू ने, देशबंधु।
तो जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या रहेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी जी के असहयोग की नीति का प्रस्ताव का समर्थन करने वाले कौन थे? वो थे मोतीलाल नेहरू। सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। जिस किसी का भी सी वाला ऑप्शन आ रहा है वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस सभ्यता स्थल पर चीनी यात्री हिंसांग ने यात्रा की थी? यानी चीनी यात्री हिंसांग किस सभ्यता स्थल पर आया था? बैराट, कालीबंगा, आहाड़, उजियाना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट। तो हिंसांग किस स्थल पर आए थे? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। देखिए हिंसांग ने बैराट सभ्यता स्थल की पर आए थे यात्रा करने के लिए। ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब जो बैराट सभ्यता स्थल है वो पहले जयपुर के अंतर्गत आता था, लेकिन अब खैरथल तिजारा के अंतर्गत चला गया है, ध्यान रखना। खैरथल तिजारा और कोटपुतली बहरोड जो क्षेत्र बने, इसी कारण इसका जो क्षेत्र है जयपुर से निकल करके ये कहाँ पर चला गया है? खैरथल तिजारा के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 7वां क्वेश्चन, किस चौहान शासक ने 12वीं शताब्दी ईस्वी में बीसलपुर की स्थापना की? यानी बीसलपुर नगर 12वीं शताब्दी में किसने बसाया था? अजयराज ने, पृथ्वीराज चौहान ने, विग्रहराज चतुर्थ या सोमेश्वर? जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। बीसलपुर की स्थापना किसने की थी? तो विग्रहराज चतुर्थ। सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, जिनको बीसल देव के नाम से भी जाना जाता है। तो बीसल देव के नाम से जाना जाता है, इसीलिए उन्होंने बीसलपुर की स्थापना की थी। तो बीसल देव का ही नाम विग्रहराज चतुर्थ है। आगे बढ़ते हैं। रणथंभौर के शासक हम्मीर चौहान के किस वर्ष दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की सेना के साथ प्रथम बार मुठभेड़ हुई थी? तो देखिए रणथंभौर के शासक हम्मीर चौहान की किस वर्ष दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की सेना के साथ प्रथम बार मुठभेड़ हुई थी? 1290, 1292, 1299, 1301। तो देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर है वो कौन सा रहेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तो वो रहेगा 1290। ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1290 में हम्मीर देव चौहान और जलालुद्दीन खिलजी की सेना के मध्य प्रथम बार मुठभेड़ हुई थी। और 1301 में अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था हम्मीर देव चौहान पर, ध्यान रखना। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना में हरावल का नेतृत्व, यानी हरावल दस्ते का नेतृत्व कौन कर रहा था? अब्दुल लाहौरी, महमूद खिलजी, बृदि मल, हाकिम खान सूर? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के हरावल दस्ते का नेतृत्व किसने किया था? तो वो किया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों हाकिम खान सूर। डी वाला ऑप्शन राइट रहेगा यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? अर्जुन लाल सेठी, बेलूर जेल, केसरी सिंह बारठ, हजारीबाग जेल, विजय सिंह पथेक टौड़गढ़ जेल, जोरावर सिंह बारठ बरेली जेल? देखिए अर्जुन लाल सेठी का संबंध बेलूर जेल से ही है। केसरी सिंह बारठ हजारीबाग जेल, विजय सिंह पथेक टौड़गढ़ जेल में रहे थे, लेकिन जोरावर सिंह बारठ बरेली जेल, यहाँ पर ये डी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो हमारी मिशन जो सरकारी नौकरी है उसके तहत जो क्लासेस चल रही हैं, टेस्ट सीरीज चल रही हैं, वो आपके लिए निःशुल्क उपलब्ध रहेंगी ओनली ऑन विश्वेंद्र जी के पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आगे बढ़ते हैं। किस लोक संत की स्मृति में प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को जोधपुर के कोलू या कोलूमंड ग्राम में विशाल मेला लगता है? तो ये जोधपुर का कोलूमंड। अब ये गांव कहाँ पर है? फलौदी। कहाँ पर है ये? फलौदी। अगर आए तो फलौदी, यानी कोलमंड फलौदी, यह आपको ध्यान रखना है। फलौदी अब क्या जिला है? तो जिले के अंतर जिले का नाम आता है फलौदी आएगा। अगर फलौदी नहीं आता है तो जोधपुर रहेगा, ये आपको ध्यान दे लेना है यहीं कि यहीं। रामदेव जी, पीपाजी, पाबूजी, तेजाजी, यानी पूछने वाला किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे ये आपको ध्यान दे लेना है। अगर जोधपुर ऑप्शन में आता है तो जोधपुर ही करना है, और फलौदी आए तो फलौदी करना है। तो रामदेव जी, पीपाजी, पाबूजी, तेजाजी? प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को जोधपुर के कोलूमंड फलौदी ग्राम में किसका विशाल मेला लगता है?
तो वो लगता है किसका, बाबूजी का मेला, कोलमंड फलौदी, सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। लोक देवी का मंदिर नीम के वृक्ष के नीचे होता है, यानी कौन सी लोक देवी है जिसका जो मंदिर है वो नीम के वृक्ष के नीचे होता है? घेवर माता का, आई माता का, छींक माता का, कड़ी माता का? जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए, राइट आंसर क्या रहेगा? कौन सी लोक देवी है जिसका मंदिर नीम के वृक्ष के नीचे होता है? तो वो है आई जी माता, बी वाला ऑप्शन करेक्ट रहेगा यहाँ पर। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से किसे मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय दिया जाता है? गोगा जी, बाबू जी, तेजा जी, देवनारा जी, यानी ऊँटों के देवता के नाम से किसे जाना जाता है? तो वो है बाबू जी। बाबू जी को मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय दिया जाता है। बी वाला ऑप्शन करेक्ट रहेगा। आगे देखिए, किस दुर्ग में सैयद मीरान शाह की दरगाह अवस्थित है? तो कौन सा दुर्ग है जहाँ पर सैयद मीरान शाह की दरगाह स्थित है? जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग में, अजमेर के तारागढ़ दुर्ग में, आमेर के जयगढ़ दुर्ग में, या बूंदी के तारागढ़ दुर्ग में? तो सैयद मीरान साहब की जो दरगाह है वो कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तो वो है अजमेर के तारागढ़ दुर्ग। बी वाला ऑप्शन करेक्ट रहेगा यहाँ पर। अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में लिखा कि यह इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती है? ये कथन किसका था? तो अबुल फजल का था। और किस दुर्ग के बारे में कहा है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, या तंबौर दुर्ग? जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए, करेक्ट आंसर क्या रहेगा? तो यह दुर्ग इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने से पगड़ी नीचे गिर जाती है। तो वो है कुंभलगढ़ दुर्ग। बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सा हेनरी फ्योल के द्वारा दिए गए प्रबंधन के कार्य में समाहित नहीं है? यानी हेनरी फ्योल द्वारा प्रबंधन का कार्य दिया गया था उसमें शामिल नहीं किया गया? योजना निर्माण, संगठन, समादेश, बजट निर्माण? जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हेनरी फ्योल। तो देखिए यहाँ पर योजना निर्माण भी शामिल था, संगठन भी था, समादेश था, लेकिन बजट निर्माण हेनरी फ्योल के द्वारा दिए गए प्रबंधन कार्य में शामिल नहीं था। तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये आपको ध्यान देना है, कौन सा राइट रहेगा? डी वाला ऑप्शन। शिक्षा में संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन के तहत आंतरिक ग्राहक कौन होता है? यानी शिक्षा में संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन के तहत आंतरिक ग्राहक के रूप में कौन होते हैं? अभिभावक होते हैं, शिक्षक होते हैं, प्रशासक होते हैं, या विद्यार्थी होते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आगामी परीक्षा के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन है? शिक्षक। शिक्षा में संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन के तहत आंतरिक जो ग्राहक होता है वो कौन होता है? शिक्षक होता है। तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट रहेगा यहाँ पर। पर्यवेक्षण को रीढ़ की हड्डी किस आयोग ने कहा है? ये पर्यवेक्षण को रीढ़ की हड्डी कौन सा आयोग स्वीकार करता है? मदारी आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, संस्कृत आयोग, विश्वविद्यालय आयोग? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पर्यवेक्षण को रीढ़ की हड्डी किस आयोग ने कहा है? तो वो कहा है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। बी वाला ऑप्शन राइट रहेगा यहाँ पर। नेतृत्व की शैली है एक तंत्रीय नेतृत्व, लोकतंत्रीय नेतृत्व, हस्तक्षेप नेतृत्व, उपरोक्त सभी? तो लोकतंत्र नेतृत्व की ये सभी शैलियाँ हैं, हस्तक्षेप नेतृत्व, लोकतंत्रीय नेतृत्व और एक तंत्रीय नेतृत्व। डी वाला ऑप्शन करेक्ट रहेगा यहाँ पर। कौन सी परीक्षाएं पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं बीकानेर नहीं करवाता है? यह परीक्षा पंजीयक शिक्षा विभाग परीक्षाएं बीकानेर के द्वारा कौन सी परीक्षा नहीं करवाई जाती है? डी EIED की परीक्षा, संगीत प्रभाकर परीक्षा, संगीत भूषण परीक्षा, प्रतिभा खोज परीक्षा? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो देखिए DELED की परीक्षा भी करवाता है, संगीत प्रभाकर परीक्षाएं भी की जाती है, संगीत भूषण परीक्षा भी, लेकिन प्रतिभा खोज परीक्षाएं बीकानेर के शिक्षा विभाग के द्वारा नहीं करवाई जाती हैं। डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से किस समिति की अनुशंसा के आधार पर SIERT उदयपुर SIEERT
आर्टिसरेट की स्थापना की गई? बर्मा समिति की, यशपाल समिति की, मेहरोत्रा समिति की, पालीवाल समिति की? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के SIERT की स्थापना उदयपुर में किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो वो की गई थी मेहरोत्रा समिति। सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। राजस्थान सरकार द्वारा किस वर्ष राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की स्थापना की गई? 1994, 2004, 2005, 1995। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की स्थापना किस वर्ष की गई थी राजस्थान सरकार के द्वारा? तो वो की गई थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों सी 2005। सी वाला ऑप्शन जिसका राइट है वो करेक्ट रहेगा। शिक्षा वाणी का प्रसारण प्रतिदिन कितने समय तक होता है? यानी शिक्षा वाणी जो कार्यक्रम है वो कितने समय तक किया जाता है? 1 घंटे, 2 घंटे, 55 मिनट, 3 घंटा, 15 मिनट। तो शिक्षा वाणी जो कार्यक्रम है प्रतिदिन कितने समय तक होता है तो वो है 55 मिनट। सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 RT के तहत कुल स्वीकृत संख्या के कितने % से अधिक अध्यापकों की रिक्तियां नहीं रह सकती? ये जो स्वीकृत संख्या है उसके कितने % से अधिक अध्यापकों की रिक्ति यानी खाली जगह नहीं रह सकती हैं? 8%, 10%, 5% या 15%? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तो अध्यापकों की रिक्ति 10% नहीं रह सकती हैं। बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। RT 2009 के अनुसार एक शैक्षणिक वर्ष में कक्षा 1 से 5 हेतु कार्य दिवसों व शिक्षण घंटों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी? यानी 1 से 5 तक की बात की गई है। 200 कार्य दिवस 800 घंटे, 200 कार्य दिवस 1000 घंटे, 210 कार्य दिवस 600 घंटे, 210 कार्य दिवस 1000 घंटे। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहेगा वो कितना रहेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 1 से 5 तक के लिए कार्य दिवस यानी घंटों की न्यूनतम संख्या कितनी है? तो वह 200 कार्य दिवस और 800 घंटे। ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। जबकि 6 से 8 तक के लिए जो समय सीमा है वो 220 कार्य दिवस और 1000 घंटे। ये भी आपको ध्यान रख लेना, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो 6 से 8 तक के लिए 220 कार्य दिवस और 1000 घंटे, 1 से 5 तक के लिए 200 कार्य दिवस और 800 घंटे। तो ए वाला ऑप्शन करेक्ट रहेगा यहाँ पर। निम्नलिखित चोटियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार आरोही क्रम में सजाना है। बैराट, अचलगढ़, कुंभलगढ़, सेर, यानी घटते से बढ़ते क्रम में। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर क्या रहेगा? ABCD, ACBD, CABD, DCVA। जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। तो देखिए यहाँ पर सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सेर है, दूसरे नंबर पर अचलगढ़ है, तीसरा कुंभलगढ़ और पहली बैराट। बैराट तो बढ़ते क्रम में हमको लगाना है, तो सबसे छोटी ऊंचाई कम वाली कौन सी है? बैराट ए, दूसरे नंबर पर कुंभलगढ़ C, तीसरे पर अचलगढ़, चौथे पर सेर। तो ACBD, तो ACBD कहाँ पर आंसर है? ये देखिए ACBD बी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सी भेड़ की नस्ल राजस्थान में नहीं है? मगरा, मारवाड़ी, मालपुरा, मालवी। तो राजस्थान में भेड़ की नस्ल मगरा, मारवाड़ी और मालपुरा पाई जाती है, मालवी भेड़ की नस्ल नहीं है। डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, राजस्थान में नहीं है। कोपेन के राजस्थान के जलवायु प्रदेशों के अनुसार AW जलवायु कहाँ पर पाई जाती है? जयपुर जिले में, भरतपुर में, नागौर में, डूंगरपुर जिले में। तो कोपेन ने राजस्थान के जलवायु प्रदेशों को AW जलवायु प्रदेश में किसको रखा है? तो देखिए कोपेन ने 4 भागों में बांटा जलवायु प्रदेशों को। इस प्रकार से देख सकते हैं राजस्थान के मैप को। तो ये वाला जो हिस्सा है ये AW, ये वाला हिस्सा CW, जी, ये BW, HW और ये वाला जो हिस्सा बचता है ये BSHW। ये 4 प्रदेश बांटे हैं। तो AW वाला प्रदेश है वो कौन सा आ जाएगा इसमें से? तो देखिए डूंगरपुर, यानी ये हिस्सा है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, झालावाड़ वाला क्षेत्र है, इसमें AW जलवायु पाई जाती है।
तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो कोपेन ने कितने भागों में बांटा है? 4 में। AW, BW, HW, ESHW और CW जी। वे खनिज जिनमें राजस्थान का देश में एकाधिपत्य है यानी एकाधिकार है: तांबड़ा, वोल्स्टनाइट, ग्रेनाइट, संगमरमर, जास्पर, तांबड़ा, फेल्सपार, जिप्सम, जास्पर, तांबड़ा, पन्ना, वोल्स्टनाइट, जास्पर, तांबड़ा, संगमरमर, सीसा या जस्ता। तो राजस्थान का जास्पर, तांबड़ा, पन्ना और वोल्स्टनाइट में एकाधिकार है राजस्थान का। सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान सबसे विस्तृत आबहवा क्षेत्र है: लूनी नदी का आबहवा क्षेत्र, चंबल का आबहवा क्षेत्र, आंतरिक जल प्रवाह क्षेत्र और बनास नदी का आबहवा क्षेत्र। तो राजस्थान का जो आबहवा क्षेत्र सर्वाधिक किसका है? तो आंतरिक जल प्रवाह के अंतर्गत राजस्थान का सर्वाधिक क्षेत्र आता है। तो सी वाला ऑप्शन राइट रहेगा। यहाँ पर दोनों सिरों से खुला हुआ एक खोखला वर्गाकार पाइप लोहे से बनाया गया है। आंतरिक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर और पाइप की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। यदि पाइप में प्रयुक्त लोहे का आयतन 192 सेंटीमीटर है तो पाइप की मोटाई बतानी है। 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। तो जल्दी से जल्दी आप देख सकते हैं इसका आंसर क्या होगा मैथ वाले। इसका हम आपके लिए आंसर ही बताएंगे केवल, तो इसको मैथ वाले ही हल करेंगे तो उनको ही अंदाज़ा होगा इसका। वैसे हमें करके बताए तो लंबा समय लगेगा, तो ट्रिक के हम तो आंसर बताते हैं सीधा सीधा। तो इसका जो राइट आंसर आता है वो कौन सा आता है? एक वाला आएगा 1 सेंटीमीटर। बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप हल करके देख सकते हैं सभी के सभी। जब हल करेंगे आपको इसका आंसर निकल के आएगा। तो ए वाला ऑप्शन यानी बी वाला ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, जहाँ पर 1 सेंटीमीटर पाइप की मोटाई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आता है मैथ का। एक बेलन की त्रिज्या जिसका 7 सेंटीमीटर, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 968 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इस बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करने का सूत्र क्या है? 2πr/h बेलन का क्षेत्रफल का सूत्र है। इसके जरिए भी हम इसकी ऊंचाई को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर 21 सेंटीमीटर, 19 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर क्या आंसर आएगा? आप हल करके देख लेना। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी वाला ऑप्शन रहेगा। 15 सेंटीमीटर निकल के आएगा। तो बेलन की ऊंचाई कितनी होगी? 15 सेंटीमीटर होगी। एक घन की भुजा एक सम अभाज्य संख्या मीटर में है। घन का विकर्ण है 2 मीटर, 3 मीटर, 3√2 मीटर, 2√3 मीटर। तो घन का विकर्ण क्या होगा? यहाँ पर घन की एक भुजा एक सम अभाज्य संख्या, ये सम अभाज्य संख्या है। सम अभाज्य का मतलब 2 और घन विकर्ण ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन 2√3 मीटर। तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्या 1172 को घातांक रूप में लिखिए। ए 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2, 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 5, 2 की पावर 7 और 2 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 2। तो यहाँ पर 1100 को हम निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, उसके बाद पता चल जाएगा इसका। देखिए यहाँ पर आंसर जो राइट आंसर है वो डी वाला ऑप्शन राइट रहेगा। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और 3 गुणा 3, ये इस प्रकार से। तो देखिए यहाँ पर आप सब देख सकते हैं 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64 और 64 किया 192, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64 और 64 दूना 128। तो 128 से फिर 3 का मल्टीप्लाई करना है और जितना भी आएगा 8 × 24 हासिल 2, 3 × 6 और 2 8, 3 × 3, 384 से 3 का कर देना है। 3 × 12 हासिल 1, 8 × 24 और 1 25 हासिल 2, 3 × 3 और 2 11। तो 1152। तो डी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट निकल के आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप व्यंजक x3
प्लस 125 के गुणनखंड होंगे ए एक्स प्लस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 10 एक्स प्लस 25 एक्स प्लस 5 एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स प्लस 25 एक्स माइनस 5 एक्स एन स्क्वायर माइनस 5 एक्स प्लस 25, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसको हल करेंगे तो सवाल को आसानी से हल हो जाएगा, बहुत ही सरल है गुणनखंड वाला। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो बी वाला ऑप्शन राइट रहेगा, एक्स की पावर 5। इसको हम विखंडन करेंगे तो यानी जो सूत्र है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसके जरिए हम इसको निकाल सकते हैं। तो उसका जो आता है फॉर्मूला यही है। तो यहाँ पर इसको सेट करके आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं। इसका विखंडन भी करेंगे तो इसकी पावर यहाँ पर लेंगे, इसको या 5 निकल लिया। इस प्रकार से बी वाला ऑप्शन यहाँ पर निकल के आ जाएगा। इसमें कुछ नहीं है, गुणनखंड को आसानी से हल कर सकते हैं, बस सूत्र याद होने चाहिए। के का मान ज्ञात कीजिए यदि के एक्स प्लस 2y बराबर 5 है और 3x प्लस वाई बराबर 1 है का कोई भी हल नहीं होता है। तो के का मान ज्ञात करना है 6 7 9 माइनस 6। तो के का मान क्या होगा यहाँ पर ये निकालना है। तो देखिए इसको जब हल करेंगे तो इसका आंसर आसानी से आंसर निकल के भी आ जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो 5 प्लस 1 तो 6 आ जाएगा। ये वाला ऑप्शन है वो राइट रहेगा। एक अर्धगोला, एक बेलन, एक शंकु के आधार बराबर है, यानी इनकी जो आधार है वो बराबर है और ऊंचाई भी बराबर है। इनके आयतनों का अनुपात बताना है, आधार बराबर और ऊंचाई बराबर। तो इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा 2:3:1, 3:2:1, 2:1:3, 1:2:3। तो अर्धगोला का जो आयतन है वो 1/2, तो 2, बेलन 3 और शंकु 1। तो तीनों का आयतन 2:3:1। ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पर एक ठोस गोले की त्रिज्या, एक पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन क्रमशः आर एस और बी हैं, तब निम्न में से सही संबंध क्या होगा। एक गोले की त्रिज्या, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन दिए हुए हैं, तब इनमें से सही संबंध है 3r बराबर बी एस, 3r एस बराबर बी, 3r बी बराबर एस, 3b बराबर आर एस। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र है उसी के आधार पर इसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो 3b/r/s यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा वाला ऑप्शन है वो डी वाला ऑप्शन है वो राइट रहेगा। यहाँ पर 3b बराबर है r/s। तो गोले का आयतन बराबर होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल और त्रिज्या के। एक फोटोग्राफ में एक लड़की की ओर इंगित करते हुए महेश कहता है, इसकी माता का भाई मेरे दादा का इकलौता पुत्र है। तो लड़की की माता महेश से किस प्रकार से संबंधित होगी, भतीजी, बहन, माता या बुआ। तो यानी एक मान के चलो ये फोटोग्राफ है, तो फोटोग्राफ में एक लड़की की ओर इंगित करते हुए महेश कहता है, तो ये महेश हो गया। ये महेश कह रहा है इस फोटोग्राफ की ओर इंगित करते हुए इसकी माता का भाई, यानी इसकी जो तस्वीर है इसकी माता ये हो गई, और इसकी माता का जो भाई है, इसकी माता का भाई ये हो गया भाई, ये माता और माता का ये क्या है भाई। माता का भाई मेरे दादा का इकलौता पुत्र है, यानी मेरे दादा। तो महेश कह रहा महेश को दादा, ये हो गए दादाजी, महेश के दादा ये हो गए, और महेश के दादा का क्या है इकलौता पुत्र। अकेला पुत्र कौन है, ये कौन है, ये हुआ। ध्यान रखना महेश का दादा का अकेलौता पुत्र भाई, और इसकी जो माता है महेश की माता का क्या है भाई है। तो ये महेश की माता और उसका भाई समान हुए, महेश की माता का भाई। तो इस प्रकार से आप ये तस्वीर की ओर इंगित किया गया है, तो तस्वीर में जो दिख रहा है वो लड़की है, वो कौन है ये बताना है यहाँ पर। तो उस लड़की की माता का भाई है, तो लड़की की माता यानी उसकी बहन हुई,
तो ये कौन हो गई बहन, तो ये बुआ। क्या संबंध निकल के आएगा यहाँ पर, जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राइट आंसर क्या होगा, तो इसकी माता का भाई, यानी जो चित्र है उसकी माता का भाई, यानी चित्र में जो लड़की दिख रही है तो उसकी माता का भाई मेरे दादा का इकलौता पुत्र है, यही माता का भाई। तो माँ को भैया उसका पिता ही हुआ, इकलौता पुत्र की बात हो रही है। तो यह ध्यान रखना, भाई बहन हुए, उसकी माता और भाई, तो बहन माता है, तो चित्र में जो लड़की है वो क्या हो जाएगी उसकी, जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। तो लड़की की माता महेश की किस प्रकार से संबंधित हुई, तो क्या लगेगी, बुआ लगेगी। ये भाई बहन है तो बुआ हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। तो महेश का जो पिता है और उस लड़की की जो माता है, तो उसमें दोनों में संबंध क्या होगा, वो महेश की बुआ होगी। दोनों भाई बहन है तो महेश की बुआ, डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। किसी निश्चित कूट भाषा में DEAF को 3587 लिखा गया जाता है तथा FILE को 4765 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में IDEAL को कैसे लिखा जाएगा। ध्यान रखो, डी के लिए कौन सा आया है, डी। यहाँ पर ऑप्शन के आधार पर आप आसानी से देख सकते हैं, डी में आया 4, ई के लिए कौन सा है यहाँ पर 5, ए के लिए 8 और एफ के लिए 7 है, कॉमन देख लेना है। तो देखिए एफ का हमारा 7 हो ही गया। अब नया शब्द यहाँ पर कौन सा आया है, आई और एल आए। आई के लिए क्या आ रहा है यहाँ पर 4 आ रहा है, आई के लिए 4, हाँ डी के लिए, सॉरी डी के लिए 4 नहीं था, यहाँ पर 3 था। डी के लिए कितना था 3, तो आई के लिए 4 है और एल के लिए कितना है यहाँ पर, देखिए एल के लिए 6। तो ये हमारे शब्द आ गए। अब यहाँ पर जो शब्द हैं इनको देख लीजिए, IDL, आइडियल को कैसे लिखेंगे, तो आई के लिए क्या आया 4, डी के लिए 3, ई के लिए कितना है 5, ई के लिए कितना है यहाँ पर 8 और एल के लिए कितना था यहाँ पर 6। तो यहाँ पर देखिए 4 3 5 8 6, आंसर कहाँ पर है 4 3 5 8 6, 4 3 5 8 6, 4 3 5 8 6, तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। निम्न श्रेणी का अगला पद क्या होगा, 7 6 10 27 51 104 114 और 96। तो श्रेणी का अगला पद याद करना है यहाँ पर। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है, तो वो रहेगा यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों सी वाला ऑप्शन 114 अगला पद आएगा। नेक्स्ट पद क्या आ जाएगा यहाँ पर 114 आने वाला है। अपराह्न 1:45 बजे घंटे की सुई किस दिशा में होगी, यहाँ जब घड़ी में 1 बज रहा है, क्या बज रहे हैं 1, ये 1 हो गया और 1 बज के कितनी मिनट हो रही हैं 45। ये घंटे की सुई कहाँ पर है होगी, और ये 2 है तो 2 के ये यहाँ पर होगी घंटे की सुई 45 पर, और ये यहाँ पर होगी। तो इस प्रकार से चेंज होगा। तो कौन सी दिशा होगी ये, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व, पश्चिम, उत्तर पूरब। तो कौन सी दिशा है ये, उत्तर, ये और पूरब, तो उत्तर पूरब हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन राइट कहलाएगा यहाँ। इल प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है, फैनिल, शामिल, जटिल, धुंधल, इल प्रत्यय से संबंध नहीं है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा रहेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो वो रहेगा यहाँ पर बी वाला ऑप्शन शामिल। शामिल इल प्रत्यय से नहीं बना है। यशोगान शब्द का संधि विच्छेद होगा, यशो प्लस गान, यश प्लस गान, यश प्लस गान, यश प्लस गण। तो यशोगान ओ का विसर्ग हो जाएगा, तो यश प्लस गान, बी वाला ऑप्शन करेक्ट रहेगा यहाँ पर।
अन्वेषण शब्द का संधि विच्छेद अन प्लस एसठ, अन प्लस एसठ, अन प्लस एसठ, अन प्लस एसठ। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या रहेगा? अनु प्लस एसठ, सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। संधि विच्छेद रहेगा अनु प्लस एसठ। ऊ का क्या हो रहा है यहाँ पर? वाह हो रहा है। और ऊ का वाह कौन सी संधि में होता है? ई का या, ऊ का वाह, री का र। तो यड़ संधि, कौन सी संधि है यहाँ पर? यड़। शब्द में भी उपसर्ग नहीं है। विद्या, विषम, व्यय, विकट। तो विद्या जो शब्द है उसमें वे उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, ये वाला ऑप्शन राइट रहेगा यहाँ पर। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस फॉर द फॉलोइंग डायरेक्ट सेंटेंस। शी सेड हु द बेस्ट प्लेयर। शी सेड हु इज द बेस्ट प्लेयर। शी आस्क्ड मी who was the best player. She asked if he was the best player. She told who is the best player. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या रहेगा डायरेक्ट में? She asked me. She asked me who was the best player. बी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। चूज द करेक्ट पैसिव सेंटेंस for pupil. Consider that the got more than when he described. Pupil considered that pupil get more than what they described. It was the considered that we had got more than what the deserved. It was considered that we got more than what the deserved. Pupil considered that the had got more than what he deserved. तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा प्यारे विद्यार्थियों? तो वो रहेगा यहाँ पर सी वाला। इट वाज कंसिडर्ड दैट गॉट मोर देन व्हाट द डिजर्व। सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। इसके आंसर ही आंसर बताएंगे इंग्लिश और मैथ के। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रपोजिशन। आई हैड टू सेव माई पास, खाली जगह द मैन, खाली जगह डोर। एट विद, एट, टू एट, टू इन टू। तो यहाँ पर देखिए आई हैड टू शो माई पास टू द मैन एट द डोर। तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। चूज द करेक्ट एंथोनिज्म फॉर द गिवन वर्ड। बेनिफिट, बेनिफिट माने क्या होता है? लाभ। तो एंथोनिज्म इसका चेंज करना है। यूज उपयोग, डैमेज एडवांटेज, वेंटेज। तो यहाँ पर देखिए लाभ और डैमेज हानि। तो बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। निम्न में कौन सा पादपों में संदमन करने वाला हार्मोन है? जिबरेलियन, साइकोटाइमिन, ऑक्सिन, एक्सविक अम्ल। तो पादपों में वृद्धि संदमन करने वाला हार्मोन कौन सा है? एब्सिसिक अम्ल है। डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। 20 ग्राम द्रव्यमान की एक बुलेट को 2 किलो द्रव्यमान की पिस्टल से 150 मिनट प्रति सेकंड वेग से 36 दागा जाता है तो पिस्टल का प्रतिक्षेपित वेग, पीछे हटने का वेग होगा। तो देखिए यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा रहेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? पिस्टल का प्रतिक्षेपित वेग, पीछे हटने का वेग क्या होगा? तो वो होगा यहाँ पर 150 एम प्रति मिनट सेकंड, 75 ms, 3 ms माइनस 1.5 ms। तो डी वाला ऑप्शन है वो यहाँ पर राइट हो जाएगा। कार्बन के किस अपरूप में परमाणु फुटबॉल के आकार में व्यवस्थित होते हैं? ग्रेफाइट 16, ग्राफीन 6C, हीरा, फ्लोरीन C60। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार रिपीट भी हुआ है, फर्स्ट ग्रेड में आ भी चुका है, फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में पूछा भी जा चुका है ये क्वेश्चन, ध्यान रखना। तो फ्लोरीन C60 डी वाला ऑप्शन राइट रहेगा। इसकी संरचना फुटबॉल के समान होती है। द्रव्यमान त्वरण के गुणफल को क्या कहा जाता है? दाब,
आवेग, धक्का, थ्रस्ट या बल। द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं बल। डी वाला ऑप्शन करेक्ट रहेगा। समभारित तत्वों में खाली जगह समान होती है। इलेक्ट्रॉनिक संख्या, द्रव्यमान संख्या, प्रोटॉन संख्या, न्यूट्रॉन संख्या। तो जो समभारित तत्व होते हैं उनमें द्रव्यमान संख्या समान होती है। बी वाला ऑप्शन राइट रहेगा यहाँ पर। विभिन्न लोकसभाओं में पद ग्रहण करने वाले वक्ताओं के नाम के अनुक्रम को ठीक करें। रवि रे, बलराम भगत, के एस हेगड़े, सरदार हुकुम सिंह। के एस हेगड़े, रवि रे, सरदार हुकुम सिंह, बलराम भगत। सरदार हुकुम सिंह, बलराम भगत, के एस हेगड़े, रवि रे, बलराम भगत, के एस हेगड़े, रवि रे, सरदार हुकुम सिंह। तो यहाँ पर लोकसभा में पद ग्रहण करने वाले वक्ताओं के नाम के अनुक्रम ठीक करने हैं यहाँ पर। तो वो देखिए यहाँ पर राइट आंसर कौन सा रहेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तो वो रहेगा सरदार हुकुम सिंह पहले, फिर बलराम भगत, के एस हेगड़े और रवि रे। सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये लोकसभा में पद ग्रहण करने वाले वक्ता थे, अध्यक्ष थे। संविधान के संदर्भ में सही संख्यात्मक मानों का चयन करें। 398 अनुच्छेद है, 22 भाग हैं, 11 अनुसूची, 4 परिशिष्ट हैं। 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 12 अनुसूची, 5 परिशिष्ट। 395 अनुच्छेद, 20 भाग, 11 अनुसूची, 4 परिशिष्ट। 398 अनुच्छेद, 20 भाग, 12 अनुसूची, 5 परिशिष्ट। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना आगामी परीक्षा के लिए। तो भारतीय संविधान है, हमारी जो पॉलिटिकल क्लासेस चल रही है उसमें हमने ये करा भी दिया है, तो आपको पता भी चल गया होगा जिस किसी ने भी देखी होगी। तो वहाँ पर 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 12 अनुसूची और 5 परिशिष्ट बताए गए। तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विधायिका की अध्यक्षता उस निकाय के एक गैर सरकारी सदस्य द्वारा की जाती है? लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधान परिषद, राज्य विधानसभा। तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सदस्य होता है। तो बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। संसद में महाभियोग की कार्रवाई प्रारंभ होने के पूर्व ही किस न्यायाधीश ने अपना त्यागपत्र दे दिया था? बी रामास्वामी ने, सौमित्र सेन ने, पी डी दिनकरन ने, सी पद्मनाभ ने। तो पी दिनकरन ने। सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। यही महाभियोग की कार्रवाई प्रारंभ होने से पहले ही अपना त्यागपत्र दे दिया था। कौन से संविधान संशोधन द्वारा सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार को आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? 59वें, 61वें, 91वें और 60वें। तो 61वां संविधान संशोधन के द्वारा जो मताधिकार की आयु है वो 21 से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी। बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में अधिकतम शहरी और ग्रामीण लिंगानुपात वाले जिले पाली, धौलपुर, टोंक, पाली, जैसलमेर, टोंक, जैसलमेर। तो वो कौन से? टोंक और पाली। बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जिसमें शहरी और ग्रामीण लिंगानुपात अधिकतम है। 2024 तक भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में सबसे बड़ा योगदान निम्न से किसका होगा? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत, बायोमास ऊर्जा। तो ये किसका रहेगा? सौर ऊर्जा का। ये वाला ऑप्शन राइट होगा। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय WSH सम्मेलन 2024 का आयोजन किया? जल शक्ति मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। तो वो कौन सा था? जल शक्ति मंत्रालय। ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS 08 प्रक्षेपण के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। इसके संबंध सही विकल्प का चुनाव करना। ए में इसे SSLV D3 द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से हरिकोटा से लॉन्च किया गया। बी EOS 08 को दो पेलोड ले जाता है। सी EOS 08 में एक्स बैंड डेटा ट्रांसमिशन का उपयोग किया गया है। सभी तीनों कथन सही हैं। ए और बी सत्य हैं, सी गलत है। ए बी सत्य है किंतु ए असत्य है। ए और सी सत्य है किंतु बी असत्य है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या रहेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तो वो हो जाएगा यहाँ पर डी वाला ऑप्शन राइट रहेगा। ए और सी असत्य है और बी असत्य है। गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली ने किस भारतीय राजनेता को गुयाना के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया? द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी, जगदीप धनखड़, विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद। तो वो कौन थे? नरेंद्र मोदी। बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, जिनको द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया था गुयाना के राष्ट्रपति ने।
राजीव रियो डी जेनेरो सम्मेलन में G20 के 19वें शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की थी, पूर्व अध्यक्ष के रूप में, वर्तमान अध्यक्ष के रूप में, आगामी अध्यक्ष के रूप में या सदस्य के रूप में। तो पूर्व अध्यक्ष के रूप में की थी, ये वाला ऑप्शन राइट रहेगा यहाँ पर। छत्तीसगढ़ स्थित गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व देश का कौन सा टाइगर रिजर्व बनाया गया है? 55वां, 56वां, 57वां, 58वां। तो गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में 56वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है देश का, बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। FIH प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 से किस भारतीय पुरुष हॉकी टीम के खिलाड़ी को सम्मानित किया गया? PR श्रीजेश, मनप्रीत सिंह, हरमनप्रीत सिंह, रुपिंदर पाल सिंह। तो हरमनप्रीत सिंह, सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। हाल ही में असम के कितने उत्पादों को GI टैग मिला है? 8, 7, 6, 5। असम के 8 उत्पादों को GI टैग दिया गया है, ये वाला ऑप्शन राइट रहेगा। PM सूर्य घर बिजली योजना के बारे में सही कथन नहीं है। शुरुआत 13 फरवरी 2024 को की गई, ये सही है। इसका उद्देश्य 1 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली सोलर पैनल लगाना, सही है। इसमें अधिकतम 78,000 रुपये की सब्सिडी दी जा सकती है, ये भी सही है। डी वाला ऑप्शन जिला परिषद द्वारा घर घर पर सोलर लगाने हेतु प्रति 1,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा राजस्थान में, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन। और ऊपर वाले तीनों सही हैं। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक किसकी है? जॉन डीवी, विलियम जेम्स, एबिंगास बुंट। तो ये विलियम जेम्स ने लिखी थी प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। मनोविज्ञान का, चिंता का विज्ञान भी कहा, चेतना का विज्ञान कहा था इन्होंने, ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। किशोरावस्था बड़े दबाव, तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था है, स्टैनले हॉल, रॉस, वैलेंटाइन, विगेमंट। तो ये कहा था स्टैनले हॉल ने, ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। किशोरावस्था को बड़े तनाव, दबाव और तूफान की या संघर्ष की अवस्था कहा था स्टैनले हॉल ने। निम्नलिखित में से कितने अधिगम को व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन, यह अधिगम व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन है, ये कथन किसका है? गिलफोर्ड का, वुडवर्थ का, स्किनर का, क्रॉनबेक का। तो गिलफोर्ड ने कहा था अधिगम व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन है, अधिगम कहलाता है, तो ये वाला ऑप्शन राइट रहेगा, गिलफोर्ड। समायोजन की समस्या के कारक है तनाव, दुश्चिंता, कुंठा, उपयुक्त सभी, तो ये सभी, डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। भावात्मक बुद्धि का परिभाषित शब्द देने वाले थे डैनियल गोल्डमैन, टर्मन, बिने, गैल्टन। तो भावात्मक बुद्धि का जो प्रतिपादन किया था वो कौन थे परिभाषित करने वाले? डैनियल गोल्डमैन, ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। और बुद्धि लब्धि शब्द किसने दिया था? बिने ने, और टर्मन बुद्धि लब्धि से संबंधित है, रखना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक कमेंट करें कि आपको क्लासेस कैसी लगी। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।